आज हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम लोग क्लास 10th का जो विज्ञान है उस विज्ञान के अध्याय 1 को देखेंगे। ठीक है, अध्याय 1 का क्या नाम है, यानी चैप्टर 1 का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो विज्ञान के इस पहले चैप्टर को देखेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये चैप्टर। ठीक है, और आप लोग जब इस वीडियो को देखने के समय अपने साथ में कॉपी और कलम ये दोनों साथ में लेकर के बैठे, ताकि हम जितना बताते जाएं, जितना भी आपको यहाँ पर बोलते जाएं, उस चीज़ को आप कॉपी में नोट करते जाएं, ताकि आपका पढ़ते पढ़ते आपका कॉपी में भी आपका क्या होगा, ये जो भी हम पढ़ाएंगे उस चीज़ को आप नोट करते जाइएगा और इस चीज़ से आपका फिर नोट से को तैयार होते जाएगा जितना भी पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, एकदम पूरा कम्प्लीटली जो क्लास 10th का जो साइंस का जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करेंगे शुरू से लास्ट तक को। ठीक है, देखते रहिए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर 1 को। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस चैप्टर का जो नाम है, इस नाम के आधार पर सबसे पहले क्या आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम लोग जानेंगे क्या सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं इसे हम लोग समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या कहा है यहाँ पर कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक यौगिक है इस तरह से CaCO3। ठीक है, CaCO3। देखिए जैसा कि हमने यहाँ क्या लिखा है, उदाहरण के तौर पे क्या लिया है, CaCO3, यानी इसको क्या बोलते हैं, CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, Ca का मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको पूरा क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, इधर देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये अकेले है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, अभिक्रिया करके, ये जो एरो का साइन देख रहे हैं, ये अभिक्रिया को दर्शाती है। ये जो एरो का साइन ये अभिक्रिया को दर्शाती है। तो क्या कर रही है, कैल्शियम कार्बोनेट ये अकेले है जो अभिक्रिया करके क्या करता है, एक नया गुणधर्म। पहले क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब चूना पत्थर या संगमरमर का पत्थर भी बोल सकते हैं, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर भी बोल सकते हैं। लेकिन ये टूट करके क्या बनता है, देखिए जैसे इसको थोड़ा गर्म दिया जाता है, यानी कि इसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा गर्म दिया जाता है, यानी हीट थोड़ा सा दिया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके क्या होता है, यानी इसको क्रिया किया जाता है। गर्म करने मतलब इसको क्रिया की जाती है। तो इसको जब अभिक्रिया किया जाता है तो क्या बन जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं सफ़ेदी के रूप में, ये उसको चूना कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो हम लोग देखें इसमें क्या हुआ कि पहला वाला जो उदाहरण है उसमें क्या हो रहा है, एक पदार्थ है जो अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाला पदार्थ को बना दिया। यानी कि पहले ये चूना पत्थर था लेकिन अब सिर्फ चूना मिला, और उसके साथ ही साथ गैस बन गया, तो गैस भी मिला और कुछ अलग गुण, यानी कि ये जो पहले जिस भौतिक गुण पर था उस गुण से इसका गुण अलग है इन दोनों का।
है कि नहीं। इसलिए हमने यहाँ क्या बोला है रासायनिक अभिक्रिया में कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, तो यहाँ पर ये अकेले ही कर रहा है। और सेकंड वाला उदाहरण जो लिया है इसमें हमने क्या देख रहा है, जो सेकंड वाला उदाहरण लिया है इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें H2 है, तो H2Cl यानी कि H2 का मतलब हाइड्रोजन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ। जब हाइड्रोजन गैस को जब क्लोरीन गैस के साथ जब प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या बन जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में ये बन गया। और पहले ये क्या था, ये दोनों गैसीय रूप में था। तो क्या हुआ, दोनों का गुणधर्म फिर से चेंज हुआ, यानी कि पहले ये दोनों गैस के रूप में था लेकिन अब किसके रूप में हो गया, अम्ल के रूप में हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो हम बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसका मतलब पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम इसमें, इसको ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग देख सकते हैं क्या लिखे इसमें, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि क्या कहा जा सकता है इसमें कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या देखें, तो जैसे हम लोग देखें CaO सिंगल था यानी कि ये एकल पदार्थ था। ठीक है, यानी अकेले ही ये था, ये अभिक्रिया करके क्या बनाया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो पदार्थ को बनाया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी दो पदार्थ था। और ये दोनों पदार्थ क्या हुआ, यानी एक से अधिक था, किसी एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही ऐसा है कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है कि पदार्थों का निर्माण होता है, कुछ नए पदार्थों का निर्माण होगा जो अपने मूल अभिकारकों से उसका जो गुणधर्म है वो कुछ भिन्न रहेगा, यानी उसका कुछ गुणधर्म अलग रहेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें एक समझने वाली बात क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया हम लोग यहाँ देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ जो आप देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया ये पूरा है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए ये जो एरो का साइन है बीच में, ये जो एरो का साइन है, ये जो एरो का साइन है आपका यहाँ देखा जा सकता है, जो आपका यहाँ एरो का जो साइन है, जो आपका एरो का साइन है, ये जो एरो का साइन दिख रहा है, ये एरो का साइन का मतलब हम क्या बोले, अभिक्रिया। ठीक है, ये एरो का साइन का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया। और अभिक्रिया के पहले इधर जो भी पदार्थ रहता है, अभिक्रिया के पहले इधर जो भी पदार्थ रहता है, यही पदार्थ तो आपका अभिक्रिया करने के बाद आपका उत्पाद के रूप में बन रहा है, यानी कि ये सब आपका निर्माण कर रहा है। तो जो अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, यानी अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, तो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, इस एरो साइन का लेफ्ट साइड वाला जो भी तत्व रहेगा ये सब क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाली तत्व है। तो अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेती है, अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेती है उन सब तत्वों को हम लोग कहते हैं अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेती है, रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेती है यानी जो पदार्थ भाग लेती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उन सब पदार्थों को बोलते हैं उत्पाद। उन सब पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्पाद। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो इतने बातों को भी हम लोग यहाँ याद रखेंगे। देखिए क्या कहेंगे इसको, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हमने क्या लिखा, अभिकारक। तो अभिकारक का मतलब क्या हुआ
कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी भाग लेने वाले पदार्थ कौन है? तो अगर इसका बात किया जाए इस रासायनिक अभिक्रिया का, तो इसमें भाग लेने वाले पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या हुआ? अभिकारक। और इसके साथ बना क्या है उत्पाद में, यानी कि अभिक्रिया के बाद क्या बना है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों आपका क्या है? प्रतिफल या फिर उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। प्रतिफल बोलिए या फिर इसको उत्पाद बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसी प्रकार से प्रतिफल। तो प्रतिफल किसको कहते हैं हम लोग? यानी प्रतिफल यानी उत्पाद। तो उत्पाद का मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। क्या लिखे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को। फलस्वरूप बने पदार्थ को तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों बना है, ठीक है। इसका आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ तक किस समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं। तो इसके बाद समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। आखिर रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, यानी किस प्रकार से ये क्रिया करती है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुएं टूटकर परमाणु में परिवर्तित होती है। यानी कि जो भी इसमें अभिकारक भाग लेती है उसके अणुएं क्या होती है? टूट करके परमाणुओं में परिवर्तित होती है और पुनः संगठित होकर प्रतिफल यानी उत्पाद के रूप में वह तैयार हो जाते हैं। यानी उत्पाद के अणु के रूप में वह तैयार होती है। तो क्या बोले कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुएं टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होती है, परमाणुओं में परिवर्तित होती है और पुनः संगठित होकर उत्पाद अणुओं में वह निर्मित हो जाती है। पुनः संगठित होकर वो उत्पाद अणुओं में वह निर्मित हो जाती है, ठीक है। यही प्रक्रिया चलता है। तो ये इसको हम लोग लिख लेते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, लिखते हैं इसको। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। क्या लिखा? रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुएं टूट करके परमाणुओं में परिवर्तित होकर पुनः संगठित होकर प्रतिफल अणु के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर होता है कि ये सब जो अणु देख रहे हैं, हाइड्रोजन अणु, ये क्या होती है? परमाणुओं में टूटती है और जब परमाणु में टूट जाती है तो परमाणु में पुनः क्या होती है? संगठित होकर के क्या बनाती है? तो ये उत्पाद अणु के रूप में यह परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रियाविधि। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है इसी स्ट्रक्चर की, इसी क्रियाविधि के अनुसार वह चलते रहता है आगे, ठीक है। तो आइए इसके आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं अगर होंगी तो क्या क्या किस किस प्रकार की परिवर्तनें नजर आएंगी, यानी क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज, क्या क्या उनके गुणधर्म हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे अब कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं यानी कि उसमें कौन कौन सा रूप उसमें हो सकता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या क्या उत्पन्न होती है या क्या क्या परिवर्तन होती है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग पहला उदाहरण हमने जो लिया है, एक समीकरण क्या लिया हमने? Zn यानी कि जिंक को जब H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट बोलिए या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी का दोनों नाम है। तो क्या बोलते हैं? जब जिंक को यानी जस्ते को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। और इसके साथ ही साथ ये क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। यानी कि सबसे पहला तो हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं यदि होगी तो गैस का उत्पादन भी होता है, यानी कि गैस उत्पन्न होता है। क्या मतलब रासायनिक अभिक्रिया की जो पहला विशेषता होगा वो क्या होगा? गैसों का उत्पन्न होना, ठीक। और सेकंड में देखिए क्या है? सेकंड में हमने लिया है यहाँ पर, सेकंड को देख सकते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया है? तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट को Fe यानी कि फेरस यानी लोहा के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा होता है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट और कॉपर
और कॉपर। तो FeSO4 ये क्या हमारा एक अवक्षेप बन रहा है, यानी कि पहले ये कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का अवक्षेप था, तो कॉपर सल्फेट का अवक्षेप का रंग क्या था, नीला। कॉपर सल्फेट का अवक्षेप का रंग क्या होता है, नीला। जो अभिक्रिया करने के बाद जब हम इसको लोहा के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनता है, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरा। फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरा। तो ये हरा रंग का एक अवक्षेप प्राप्त करता है, यानी कि सेकंड नंबर पर हम क्या कर सकते हैं, पहला नंबर तो हम लोग देखें कि गैस का उत्पादन होता है। पहला नंबर क्या देखें कि गैस का उत्पादन होता है, यानी गैसों का उत्पन्न होना। दूसरा में क्या हुआ, दूसरा में हुआ अवक्षेपण बना, यानी अवक्षेप बना, क्या बना, अवक्षेप बन रहा है। और थर्ड में देखिए, तीसरा में दूसरा में क्या बना, अवक्षेप। और तीसरा उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो तीसरा में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। तीसरा में हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब अवक्षेप बन गया, यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं, जब अवक्षेप बना, जब यहाँ फेरस सल्फेट अवक्षेप बना तो हम लोग बोल सकते हैं कि अवक्षेप का उत्पादन हुआ, यानी अवक्षेप का बनना। और तीसरा में क्या बोल सकते हैं कि अवक्षेप जो है, इस अवक्षेप जब भी कोई अवक्षेप बनता है तो उसका कुछ ना कुछ रंग होता है। जैसे ये अवक्षेप पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट का अवक्षेप से क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का रंग क्या हो गया, हरा। तो यानी कि पहले क्या था, नीला रंग का था, लेकिन अब क्या हो गया, हरा रंग का। तो रंग में भी परिवर्तन हुआ, अवक्षेप जैसे बना तो क्या हुआ, रंग में भी परिवर्तन हुआ। तो तीसरा क्या बोल सकते हैं, रंग में परिवर्तन। इसी तरह से फोर्थ आप क्या समझ सकते हैं, तो फोर्थ में आप समझ सकते हैं क्या, तो फोर्थ में देख सकते हैं यहाँ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब चूना, जो हम लोग यूज करते हैं सफ़ेदी करने के लिए, चूना, काली चूना यानी कच्चा चूना, ठीक है। तो चूना। और H2O का मतलब जल, H2O का मतलब जल। तो जब चूने को जल में मिलाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, एक मान लीजिए बाल्टी ले लिए और बाल्टी में पानी डाल दिए, और पानी डालने के बाद उसमें क्या किए, चूना डाल देते हैं। तो चूना डालने के बाद क्या होता है, उसमें देखिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें उष्मा फेंकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो हीट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, और वो पानी को उबालना शुरू कर देता है। उबालना क्यों शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग चूना दिए पानी में, वो क्या होता है, उससे क्रिया करके उष्मा उत्पन्न करती है, यानी उष्मा का मतलब वो तापमान को बढ़ाती है। तो तापमान में परिवर्तन कर रहा है। तो तीसरा, फोर्थ में क्या हो गया, फोर्थ जो इसका विशेषता वो क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान क्या होती है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। यानी पहला में क्या देखें, गैसों का उत्पन्न होना, दूसरा में क्या देखें, अवक्षेप का बनना, तीसरा में क्या देखें, रंग में परिवर्तन, और चौथा में क्या देखें, तापमान में परिवर्तन। और इसी प्रकार से जैसे इसका देखें, जैसे हम लोग चूने के पानी को देखें, तो चूना का पानी, यानी कि पहले ये चूना था, जब इसको पानी मिलाएं तो ये चूना से पानी मिलने के बाद ये इसका अभिक्रिया के दौरान ये क्या बन गया, ये घोल के रूप में बन गया, यानी कि विलयन के रूप में बन गया, एक घोल के रूप में बन गया, जिसको हम लोग सफ़ेदी कराने में करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, चूना पत्थर के रूप में था, कली यानी पाउडर के रूप में था, लेकिन ये बाद में क्या हुआ, घोल के रूप में बन गया। यानी घोल के रूप में बना, यानी इसकी अवस्था में बदला हुआ, अवस्था में पहले ठोस था, लेकिन अब क्या हो गया, जल अवस्था, यानी कि द्रव अवस्था में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसका एक अवस्था में परिवर्तन, यानी कि तीसरा क्या बोल सकते हैं, पांचवा नंबर की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्योंकि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की 3 ही अवस्था होती है। क्या क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जो था ये ठोस के रूप में था, लेकिन ये बाद में परिवर्तन किस में हो गया, द्रव के रूप में। और जस्ट उसी प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं, जब एक मोमबत्ती को जलाते हैं, जब एक मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं, जब एक मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मोमबत्ती को जलाने पर वह धीरे धीरे पिघलते 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 वो छोटा हो जाता है। यानी कि पिघलने के बाद वो क्या होता है, पहले वो मोमबत्ती खड़ा था, यानी मोटा सा था, खड़ा था, यानी वो क्या था, ठोस था, लेकिन पिघलने लगा, यानी वो किस रूप में परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तन जैसे वो पिघल रहा था वो परिवर्तन हो गया द्रव के रूप में, और द्रव के रूप में हुआ, यानी कि उसका अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से हम इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालें, तो इन सभी चीज़ों से एक ही चीज़ का निष्कर्ष निकाला कि इसकी जो विशेषता है कुछ निम्न प्रकार से है। इसकी जो विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार से क्या क्या, तो पहला गैसों का उत्पन्न होना, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, और चौथा तापमान में परिवर्तन, और चौथा अवस्था में परिवर्तन। और जैसा कि हम यहाँ पर उदाहरण देकर समझाएं, यहाँ उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए इन सब चीज़ को जो जो इसकी विशेषता है उन सबको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के
क्या क्या विशेषताएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या विशेषताएं हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या? तो पहला, गैसों का उत्पन्न होना, यानी गैस भी उत्पन्न होता है। फिर दूसरा, अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या है? अवक्षेप का बनना। फिर तीसरा क्या है? रंग में परिवर्तन, यानी अवक्षेप बनता है और अवक्षेप बना तो रंग भी परिवर्तन होगा। जैसे हम लोग देखे थे, नीला से क्या हो रहा था? हरा हो रहा था। फिर उसी तरह से उसके बाद क्या है? तापमान में परिवर्तन। जैसे हम लोग क्या देखे थे कि चूने को जब हम लोग जल में मिलाए थे तो क्या हुआ था कि वह तापमान में भी परिवर्तन हुआ। और उसी प्रकार से फिर अवस्था में परिवर्तन। फिर उसके बाद अवस्था में परिवर्तन, यानी कि कोई अगर मोमबत्ती जब पिघलता है तो क्या हुआ? मोमबत्ती जब पिघलता है तो वो क्या होता है? द्रव हो जाता है, यानी कि यह ठोस अवस्था में पहले रहती है लेकिन बाद में ये पिघलने के बाद यह द्रव अवस्था में हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख के क्या देखें? रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन सब चीज़ों को देख लें। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने कितना तक देखा? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखें, रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं के बारे में देखें, रासायनिक अभिक्रिया क्या, उन सब चीज़ों को देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे इस चैप्टर में? अगला क्या है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, इस चीज़ को आज हम लोग पहले जान लेते हैं। पहले ठीक है, पहले रासायनिक समीकरण क्या है उस चीज़ को जान लेते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, तो हम लोग जानेंगे क्या रासायनिक समीकरण क्या है। जिसे हम लोगों ने सीखा रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी एकल पदार्थ या किसी के साथ मिल करके वह एक नया गुणधर्म वाले पदार्थों को जनरेट करता है, यानी कि वह बनाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्मों को भी देखें, यानी विशेषताओं को भी देखें। अब हम लोग रासायनिक समीकरण क्या, इस चीज़ को समझेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या करें कि किसी भी रासायनिक समीकरण, जैसे रासायनिक समीकरण हम लोग क्या बोलते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। हम लोग इतना लंबा लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना कि मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मान लिया अगर बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। मान लिया हम इतना लंबा बोल रहे हैं, इस चीज़ को अगर मान लिया हम इतना लंबा लिखेंगे तो ये पूरा लंबा से लिखाएगा लैंग्वेज पे। लेकिन इसी को हमने क्या किया? संकेत के रूप में लिखना शुरू कर दिया। संकेत के रूप में किस तरह? तो सूत्रों के माध्यम से। अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या हो गया? Mg। अगर ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या हो गया? O। और इसी प्रकार से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। और उसी तरह से जो ये एरो का साइन है, बीच में जो ये एरो का साइन दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इस एरो का साइन का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ये बीच का साइन का मतलब अभिक्रिया, यानी कि ये संकेत को दिखा रहा है कि अभिक्रिया हो रहा है। इसी प्रकार से ये Mg दिखा रहा है कि ये तत्वों का संकेत है। तो हम लोग क्या बोलें कि रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्वों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का हम लोग यहाँ दो उदाहरण लिए हैं। तो आइए इसका भी हम लोग डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा ये सब चीज़ और कॉपी में आप लोग नोट करते जाइए सब चीज़ को। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या हमने लिखा? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो वही हम लोग देख रहे हैं Mg, ये क्या है? संकेत है किसका सूत्र है? तो ये मैग्नीशियम का सूत्र है। ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन का सूत्र है। O2 ऑक्सीजन का सूत्र है। इसी प्रकार से ये रिएक्शन, यानी कि एरो जो दिखा रहा है ये रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया का साइन है। इस तरह से संकेत है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त किया गया है। तो इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये इसके बाद वाले को देखते हैं हम लोग। इसके बाद वाले टॉपिक को फिर देखते हैं। देखिए, इसके आगे एक प्रश्न क्या उठता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है?
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है एवं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसको समझते हैं। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो उदाहरण लिया है इसमें हमने उदाहरण में दिखा रहा है, जैसे कि उदाहरण में दिखाया जा रहा है आपको कि Mg यानी मैग्नीशियम और O2 अर्थात ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में अगर देखा जाए तो क्या है यहाँ पर Mg, अगर Mg का संख्या यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, यानी कि ये जो एरो साइन देख रहे हैं अभिक्रिया का साइन, तो अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारकों में, अभिक्रिया के पहले जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारकों में। तो अभिकारकों में जो तत्व है, तो अभिकारकों में कौन कौन सा तत्व है, तो एक Mg यानी मैग्नीशियम और एक O2 अर्थात ऑक्सीजन। तो Mg और O2 को देखेंगे तो Mg का परमाणु संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है। यहाँ पर अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब कितना है, 1 है। तो ये Mg कितना है, अभिकारक के रूप में 1 परमाणु है। ठीक है, और O2 यानी कि O यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2, यानी अभिकारक में जो है ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और मैग्नीशियम का 1 परमाणु है। और अगर उत्पाद में देखा जाए तो उत्पाद में यहाँ देखा जाए तो Mg यानी मैग्नीशियम का कितना है, Mg यानी मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के पीछे देखेंगे तो यहाँ पर 1 ही है, यानी मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु, यानी कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 परमाणु है। ठीक है, तो दोनों का जब परमाणु देखा जाए तो दोनों का परमाणु क्या हुआ, परमाणु यानी देखिए कोई भी ये जो हमारा तत्व है, इस तत्व के पीछे तरफ जो संख्या लगी हुई रहती है उसी को परमाणु बोलते हैं, और आगे तरफ जो संख्या लगा हुआ रहता है उसको अणु बोलते हैं। आगे तरफ किसी भी यौगिक के आगे में जो रहता है उसको अणु, और पीछे में जो लगा रहता है उसको परमाणु। तो यहाँ पीछे में ये 2 है, तो ये हमारा ऑक्सीजन का 2 परमाणु हुआ, यहाँ पर इसका कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 यानी इसका कितना परमाणु हुआ, 1 परमाणु हुआ। मैग्नीशियम का कितना परमाणु हुआ, 1 परमाणु हुआ। इसी प्रकार से यहाँ भी मैग्नीशियम को देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 परमाणु हुआ, ऑक्सीजन का देखेंगे तो इसका भी 1 परमाणु हुआ। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं कि अगर अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारकों में जो ऑक्सीजन है इसमें 1 परमाणु ज़्यादा है, किसकी तुलना में, तो उत्पाद में जो ऑक्सीजन है उसकी तुलना में 1 परमाणु अधिक है। तो ये अधिक या कम नहीं रह सकता, यानी कि अभिकारकों में जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं, प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा। जैसे ऑक्सीजन के यहाँ 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 होना चाहिए। तो 2 करने के लिए क्या करते हैं, तो 2 करने के लिए हम लोग ये जो इसका पूरा यौगिक है, इसके पूरे यौगिक के आगे हम लोग अणु लगाते हैं, तो इसका कितना अणु लग जाएगा, 2। तो जैसे यहाँ 2 लगाएं, जैसे इसके आगे 2 लगाएं तो क्या हो गया, देखिए 2 जैसे ये लगाएं तो यहाँ पर 2 लगाने पर क्या हो गया, Mg और O इन दोनों के साथ हो रहा है, Mg और O इन दोनों के साथ हो रहा है। तो Mg और O इन दोनों के साथ होगा तो Mg के साथ होगा, तो अब Mg भी 2 हो गया और O तो हमारा 2 हो गया। तो O हमें 2 चाहिए था तो 2 बन गया, लेकिन Mg भी इसके साथ साथ क्या हुआ, 2 बन गया, यानी कि Mg भी आपका इसके साथ साथ 2 बन गया, जो कि अनबैलेंस हो जा रहा है। अब अनबैलेंस का मतलब, कहने का मतलब क्या, अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ कि असंतुलित हो जा रहा है। असंतुलित कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर था, लेकिन अब क्या देखें, जैसे इधर हम 2 अणु जोड़ दिए, जैसे ही इधर हम 2 अणु जोड़ दिए तो मैग्नीशियम हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 इधर था ही बराबर की, मतलब अभिक्रिया के पहले अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या 2 था पहले से, परंतु अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या 2 नहीं था, तो इसको 2 बनाने के लिए हमने 2 लगाया। अब जैसे हमने 2 लगाया तो हमने क्या पाया कि मैग्नीशियम जो हमारा है, ये मैग्नीशियम इसी के साथ था, इसके वजह से ये मैग्नीशियम भी हमारा 2 हो गया, और मैग्नीशियम हमारा इधर 1 है, तो मैग्नीशियम 1 है तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके आगे फिर 2 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या देखें हम लोग कि ये मैग्नीशियम के आगे जैसे 2 लगाएं, मैग्नीशियम के आगे जैसे 2 लगाएं तो हमारे इधर मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर बराबर के इधर भी 2 हो गया, यानी कि अभिक्रिया के इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हुआ, इधर भी 2 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है,
तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहें कि अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो इस प्रकार के समीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी क्या होना चाहिए, इधर जितने भी तत्व देखेंगे वो इधर भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन के इधर जितना तत्व देखेंगे वो इधर भी बराबर होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे उसको संतुलित है। अगर नहीं होगा तो फिर संतुलित नहीं है। ठीक है, तो आइए इस चीज़ का आंसर इसमें लिख लेते हैं। किसका आंसर, तो इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लिया इसका आंसर। क्या लिखा है इसका आंसर, लिखे हम लोग कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि क्या देखें हम लोग, जैसा कि जो उदाहरण हम लोग लिए थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। फिर इसमें देखें कि परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है, अर्थात इधर मैग्नीशियम 1 था, इधर मैग्नीशियम 1 था, परंतु इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 था लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 था। जिसको हमने बराबर करने के लिए क्या किया था, इधर हमने पहले 2 लगाया। जैसे 2 लगाया तो हमारा मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन तो इधर 2 हो गया बराबर, लेकिन मैग्नीशियम हमारा 2 हो गया, यानी कि इधर से बढ़ गया। और जैसे इधर से बढ़ गया तो हमने क्या किया, यहाँ मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया। तो इस प्रकार से दोनों तरफ यह संतुलित हो गया। ठीक है, अब इसका इसी प्रश्न में देखिए और एक चीज़ में जुड़ा हुआ है, इसमें और एक चीज़ कहा जा रहा है। पहले पूछा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है एवं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, एवं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अनुसार हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रक्रिया होती है, चाहे क्रिया होती है चाहे अभिक्रियाएं होती है, उन सब में जो है द्रव्यमान क्या है, निश्चित रहती है। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी द्रव्यमान है उसका कभी भी हानि या वृद्धि नहीं होती। यानी कि जितना है वो बराबर हमेशा उतना ही रहता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसी को कहते हैं हम लोग कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है कि द्रव्यमान का ना ही नाश किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। वह सिर्फ क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। और हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बैलेंस करते हैं, यानी ये संतुलित करते हैं ताकि हमारे दोनों तरफ से क्या हो, बराबर हो जाए इसका वजन। ठीक है, इसलिए तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अनुसार क्या जानते हैं कि किसी भी वस्तु को, जैसे मान लें हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि एक कागज़ को हम क्या किए, जलाते हैं। एक कागज़ लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। जैसे उसको जलाएंगे तो क्या होगा, हमने कागज़ जलाए यानी कि कागज़ हमारा अभिकारक है। जब इसको जलाएंगे तो कागज़ का वजन हम लोग मान ले कुछ करके रख लेते हैं, मान लीजिए 5 ग्राम है, कागज़ का वजन कितना है, 5 ग्राम। जैसे इसको अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा कि मिलेगा, इसका राख थोड़ा सा मिलेगा, यानी कितना, ये 2 ग्राम मिलेगा। तो बाद बाकी कहेंगे कि वजन तो हमारा घट जा रहा है। यानी कि इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि द्रव्यमान का ना ही नाश होता है और ना ही निर्माण होता है, वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर देखें कि कागज़ का वजन कितना था, 5 ग्राम, लेकिन यहाँ पर क्या देखें, जब कागज़ जल करके राख में परिवर्तित हो गया तो उसका राख का वजन कितना हुआ, 2 ग्राम। यानी कि 3 ग्राम कहाँ चल गया, तो 3 ग्राम वहाँ गया है। तो 3 ग्राम जैसे जब आग यहाँ लग रहा था तो आग के लोह के साथ जब उसका लोह उठा, उस लोह का वजन को भी आप वजन करिए तो उसका वजन मान लें अगर 1 ग्राम हुआ। उसके साथ साथ फिर अगर आग जलाए हैं कागज़ को तो कुछ कुछ गैस भी उत्पन्न हुआ होगा, उस गैस को एकत्रित करके फिर से आप उसको वजन करिए। तो जब टोटल आप जितना भी प्रकार के ये विभिन्न रूपों में परिवर्तित हुई, इन सभी रूपों के
इन सभी रूपों के वजन को जब आप वजन करिएगा तो आपको मिलेगा क्या, टोटल 5 ग्राम ही मिलेगा। अर्थात दोनों तरफ से इसका द्रव्यमान क्या मिलेगा, 5 ग्राम ही मिलेगा। सिर्फ क्या है, रूप चेंज हो गया। इधर सिर्फ कागज के रूप में था 5 ग्राम, लेकिन इधर क्या हो गया, इधर गैस के रूप में हो गया, राख के रूप में हो गया, फिर ज्वाला के रूप में हो गया। इस प्रकार के पदार्थों के रूप में यह टोटल मिला करके 5 ग्राम हुआ, लेकिन ये सिर्फ कागज के रूप में था। तो वजन सेम टू सेम वही रहता है किसी भी अभिक्रिया में, लेकिन क्या है, उसका सिर्फ रूप चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, इसी चीज को आंसर में लिख देना है। देखिए, तो इस प्रकार हमने लिख लिया क्या, कि रासायनिक समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। क्या लिखें, रासायनिक समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब तो हम लोग समझे कि क्या है, अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब क्या जानेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इस चीज को भी। तो देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जस्ट उसका उल्टा, संतुलित रासायनिक समीकरण का उल्टा। संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग किसको कहे थे कि जब अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें जो देखेंगे उसमें क्या होगा कि अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर नहीं हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर असंतुलित, और हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे हम लोग तो उसको यदि वह संतुलित है तब तो ठीक है, अगर संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित करना जरूरी है। अगर वो संतुलित नहीं तो उसको संतुलित करना है, अगर संतुलित नहीं करिएगा तो वो गलत होगा। इसलिए रासायनिक समीकरण जब भी लिखे तो उसको संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये हमारा असंतुलित है क्योंकि mg इधर एक है इधर भी एक है, लेकिन o इधर दो गो है इधर एक गो है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं mg, तो mg के इधर क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर mg, तो mg के इधर कितना लग जाएगा, mg के इधर यहाँ पर mgO की तरफ 2 लगा दिए, जैसे 2 लगाएं तो यह हो गया 2mgO, यानी कि 2mg और 2O। इसी प्रकार से यहाँ पर और तो पहले से 2 है लेकिन mg2 नहीं है, तो इसको भी 2 लगा दिए, तो इस प्रकार से ये इसका संतुलित हो गया। जितने भी रासायनिक समीकरण बस सिर्फ गिन के क्या करना है, दोनों साइड में देख लेना है प्रत्येक तत्व को, कि जिस तत्व को कंपेयर कर रहे हैं, मान लें हम मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम को इधर भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे। ऑक्सीजन करेंगे तो ऑक्सीजन को इधर भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे कि किधर कम है किधर अधिक है। जिधर कम रहेगा उधर वाला को गुना करके अधिक कर देंगे, अणु के रूप में लगा करके, अणु यानी आगे रूप में, आगे लगा करके, आगे 2 लगा करके, 3 लगा करके, जितनी भी संख्या को उसके रूप में लगा करके। ठीक है, इतना यहाँ पर समझने वाली बात है। तो देखिए इसके बाद यहाँ तक तो हमने सीखा भी, क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ तक अभी सीखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है उस चीज़ को देखा, फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है उस चीज़ को देखा, और एक चीज़ हमने बताया, एक जरूरी फैक्ट बात किया कि जब भी रासायनिक समीकरण को लिखिएगा तो उसको संतुलित करना अति आवश्यक है, यानी उसको एकदम जरूरी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसके बाद हमारे चैप्टर में क्या है, बीच में जो क्वेश्चंस रहता है उन सब प्रश्नों को पहले देख लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं बीच का जो प्रश्न है उन सबको थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है, सब प्रश्न तो बीच वाले को अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन जो जरूरी है उन सबको अभी बना लेते हैं जो बनने लायक है, और बाद बाकी चीज़ों को थोड़ा वीडियो आगे आगे वाले वीडियो में समझाएंगे किस प्रकार से लिखना है उन सब चीज़ों को। ठीक है, सब चीज़ को एक एक करके हम लोग सीखते जाएंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आज नहीं तो फिर दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे उसमें फिर, ठीक है, 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ही है, देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न ही बोला जा रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जलाने का मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया करना। जलाने का मतलब ही हुआ अभिक्रिया करना, यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहने के कारण उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में कठिनाई उत्पन्न करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है। क्या कारण है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वह नम वायु के संपर्क में रहने के कारण उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में कठिनाई उत्पन्न करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हुआ, इस प्रश्न का आंसर यही हुआ। ये जो पहला नंबर प्रश्न है इसका आंसर यही हुआ। अब देखिए इसका जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसमें क्या कहा जा रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न को आप ध्यान दे सकते हैं। पहला नंबर को हम अभी लिखवा देंगे, ठीक है, अभी हम लिखवा देंगे, उस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए सुन सुन के याद रखने का, और कॉपी में सब चीज़ को लिखते जाइए जैसा जैसा हम बताते जा रहे हैं। देखिए उसका जैसे सेकंड नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण का मतलब संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, और वो भी संतुलित। संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर करना है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याओं को बराबर करना है, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या को बराबर करना है। ठीक है, अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ, दोनों तरफ क्या करना है, तो जो तत्व है उन तत्वों की परमाणुओं की संख्या को बराबर भी करना है, और इसको क्या करना है, संकेतों और सूत्रों की सहायता से इन सबको दर्शाना भी है। किसको, इसको। तो प्रश्न संख्या 1 में आपका 3 प्रश्न है, उन तीनों को। प्रश्न संख्या 2 में आपका 3 प्रश्न है, इन तीनों को। ठीक है, और जस्ट उसी प्रकार से आपका देखिए प्रश्न संख्या 3, इसमें भी क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उन अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण इसमें भी लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसके पहले वाला में संतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें भी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को अभी नहीं लिखेंगे, इन सब प्रश्नों को हम इन सब को बनाने से पहले जितने भी समीकरण लिखने वाला प्रश्न है इन सब को हम लोग क्या करेंगे, हम रटवाएंगे नहीं। इन सब चीज़ को एक ईजी तरीके से हम इस सबको एक बार जान लीजिएगा तो इस सब चीज़ को फिर कभी भूलिएगा नहीं, उस टाइप से इस सबको बता देंगे। और इन सबको बताने के बाद थोड़ा सा आप लोग क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है, कुछ हम देंगे याद करने के लिए, उन सब चीज़ों को याद रख लेना है, ताकि आप लोग को ये सब बनाने में ईजी हो जाए, आप लोग का सरल तरीक़ा से ये सब बनेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को हम सिर्फ आप लोग को कुछ संयोजकता दे देंगे, कुछ कुछ तत्वों का, उन सब संयोजकता को आप लोग याद रख लीजिएगा, और बाद बाकी संयोजकता तो आप लोग कक्षा 9 पे आप लोग पढ़ करके पार कर चुके होंगे, उन सब संयोजकताओं को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी इन सब प्रश्नों का जो किसी भी चीज़ों का जो सूत्र होता है, किसी भी यौगिक का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, उन सबको किसी को भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आप लोग ईजी से बना लीजिएगा। सिर्फ थोड़ा सा वीडियो पर बने रहिएगा, अच्छे से देखिएगा, जितना भी वीडियो हम डालेंगे उन सबको पूरा करके देखिएगा। पूरा देखिएगा तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। तो पहला नंबर का आंसर तो हमने बता दिया, और दूसरा और तीसरा के लिए हमने कहा कि अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लास्ट में जितना भी रासायनिक समीकरण लिखने वाला प्रश्न है उन सबको लास्ट में बताएंगे। पूरा चैप्टर पढ़ा करके कंप्लीट कर देने के बाद लास्ट में उन सबको करेंगे। ठीक है, ताकि वो सब आप लोग को लिखने के लिए एकदम ईजी वे से आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आगे तो देख लीजिए, पहला प्रश्न जो था उसका आंसर हमने लिख लिया है। क्या लिखें कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखा कि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहने के कारण उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में कठिनाई उत्पन्न करती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है, यानी साफ कर लेते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद वाले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे,
तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रियाओं यानी रासायनिक समीकरणों के कितने प्रकार है या रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, उन सब प्रकारों को हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो उसको हम लोग सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से जो लिखते हैं उस घटना उस लिखने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरणों में क्या करते हैं, अभिकारकों एवं उत्पादों में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों के परमाणुओं को बराबर करते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संतुलित करना यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या है उन सब चीज़ों को आज जानेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या है उन सब चीज़ों को हम एक बार सबको बता देते हैं और आज का क्लास वहीं स्टॉप हो जाएगा इन सब को बताने के बाद। और नेक्स्ट क्लास में इन सब का टाइप जो इन सब का प्रकार जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार उन सभी को बताया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ देख लीजिए अभी कि किस किस टाइप का रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जनरली कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया जनरली 5 प्रकार की होती है। क्या क्या, सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया होती है, फिर क्या होती है वियोजन अभिक्रिया होती है, फिर होती है विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन। ठीक है, और देखिए हम लोग जो यहाँ देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, इसी संयोजन अभिक्रिया से और एक अभिक्रिया निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी वियोजन से एक निकलता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और इस विस्थापन और द्विविस्थापन से एक निकलता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये सब भी अभिक्रिया ही है लेकिन ये सब इसी के अंडर का अभिक्रिया है। यानी कि जैसे संयोजन के अंडर वाला कौन है ऊष्माक्षेपी, वियोजन के अंडर वाला कौन हुआ ऊष्माशोषी, और इस तरह से विस्थापन और द्विविस्थापन के अंडर में कौन है तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये सब अभिक्रियाएं होती है और उपचयन और अपचयन भी एक प्रकार का अभिक्रिया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, इसके बाद का पार्ट 2 में जो कि हम क्या करेंगे फिर कल इसको डालेंगे। आज इसको डाल रहे हैं फिर कल उसको डालेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहें और डेली आप लोग नोट्स तैयार करते जाइए। जितना भी हम लिखवा रहे हैं उन सब चीज़ों को आप लोग लिखते जाइए कॉपी में, ताकि आप लोगों को कभी भी ये सब चीज़ कॉपी में आप लोग का धीरे धीरे नोट्स बनते जाए, आप लोग लिखते जाइए। वीडियो को पॉज कर करके यानी कि वीडियो को रोक करके आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। जो हम लिख दे रहे हैं आंसर उन सबको आप लोग लिख करके कॉपी में रख सकते हैं अच्छे से। और अपना जो भी कॉपी है एक अच्छा से साफ़ सुथरा कॉपी में आप लोग उस चीज़ को नोट्स तैयार करके रख लीजिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम वो सब चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज भर पढ़ेंगे हम लोग। और जितना भी चीज़ हम लोग इसके बाद जितना भी चीज़ छूट रहा है इस चैप्टर का उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण को जो लिखने का तरीका उन सब चीज़ों को अच्छे से बताएंगे। इसलिए पिछले क्लास में मतलब इसके बाद वाले क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम कुछ रासायनिक सूत्रों का जो संयोजकता है उन सबको लिखवाएंगे और कुछ तत्वों का जो संयोजकता है उन सबको भी लिखवा देंगे। ठीक है, जो आप लोग 9th क्लास में नहीं पढ़े उन सबको 9th क्लास में जो पढ़े उन सब चीज़ों को हम लोग बार नहीं लिखवाएंगे। उन सब चीज़ सिर्फ बोल देंगे कि आप लोग लिख लीजिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम फिर उन सबको लिखवा भी देंगे, लेकिन आप लोग उन सब चीज़ों को खुद से भी लिख सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप लोग सिर्फ याद करके रख लीजिएगा। फिर आप लोग को कभी भी आप लोग को रासायनिक समीकरण लिखने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग एकदम ज़रूरी है कि आप लोग उन सब चीज़ों को याद करिएगा। जितना हम बताते जाएंगे सिर्फ उतना आप लोग करते जाइए, कभी भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज भर इतना ही।